मेरी आंख की सूजन ठीक हो गई थी और 2 रोज वहां दूध पीने और बाकायदा चक्की का आटा खाने से मेरी खोई हुई ताकत भी काफी हद तक बहाल हो गई थी। रात को मैं सोचता रहा कि सुबह यहां से निकलकर किधर जाऊंगा। जाहिर है मेरी मंजिल अहमदाबाद शहर ही था, जहां हमारा मोटर मैकेनिक एजेंट मौजूद था, मगर इस तक पहुंचने में बेशुमार खतरात हायल थे। फौज और पुलिस जगह जगह मेरी तलाश में फिर रही होगी। अगरचे मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया था, फिर भी मैं शक्ल से बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन इस झोंपड़ी में भी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता था। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो किसी के हाथ की उंगलियां मेरे बालों में कंघी कर रही थी। नारियल के तेल की खुशबू मेरे नथनों में घुस रही थी। मैंने पूं फटने के नीम अंधेरे में एक औरत के चेहरे को देखा। ये वही हिंदू औरत सुलखी थी। मैं जल्दी से उठ बैठा, वो पीछे हट गई। मैंने इससे चप्पल के बारे में पूछा तो इसने ठंडा सांस भरकर कहा, तुमने कभी कोई दूसरी बात नहीं की? अरे तुम कैसे मर्द हो, तुम्हारे लिए चप्पल रखी है। मैंने चप्पल पहनकर देखी, वो मुझे छोटी थी। वो मेरे लिए दूध और रोटी लाई थी। इसने अपनी साड़ी के पल्लू को खोला और इसमें से 5 रुपए का तय किया हुआ नोट निकाल कर मुझे दिया और बोली, ये मैंने अपने मर्द की बास्केट से तुम्हारे लिए निकाला था, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो चुप हो गई। मैं दूध के साथ रोटी खाने लगा। मैंने 5 रुपए लेकर जेब में रख लिए। मैंने इसे कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मेरे जाने के बाद किसी से मेरा जिक्र न करना, नहीं तो तेरा बच्चा नहीं होगा। इसने सहम कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तू मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता? मैं कोई ऐसी वैसी नारी नहीं हूँ। अब कह देना कि तूने मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। मैंने दोबारा इस जुमले को दोहराया। वो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा, अब तू चली जा। वो जाते हुए हिचकिचा रही थी। जब मैंने इसे दूसरी बार डांट कर कहा तो वो जैसे बादल खास्त साड़ी संभालती उठी और मुझ पर एक निगाह नापसंदीदा डालकर झोंपड़ी से निकल गई। इसके जाते ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। झोंपड़ी के दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर देखा। पूं फट रही थी। मशरिकी उफक की जानिब से आसमान पर धुंधली नीली रोशनी का गुबार सा आगे बढ़ रहा था। दरख्तों और झाड़ियों में रिंत के आखिरी साए अपने दामन को समेट रहे थे। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला और अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल कर इस छोटी सी पगडंडी पर चल पड़ा, जो झोंपड़ियों वाले दरख्तों के झुंड से कच्ची सड़क की तरफ जा रही थी। मैंने हिंदू औरत सुलखी से रास्ते की एक एक तफसील मालूम कर ली थी। कच्ची सड़क चाय के बागात के पीछे से होकर इस बड़ी सड़क की तरफ निकल जाती थी, जो नानोती खार नामी कस्बे के पहलू से होती हुई अहमदाबाद जाती थी। मैं मुंह अंधेरे के धुंधलके में चाय के बागात के पीछे से होकर नानोती खार जाने वाली सड़क के बगल में आ गया। सड़क पर चढ़ने में खतरा था। वहां से कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। ये बड़ी सड़क थी और अहमदाबाद को जाती थी। मैं इस सड़क के साथ साथ कुछ फासले पर रहकर खेतों में चलने लगा। नानोती खार के कस्बे तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। खेतों में किसान काम करते नजर आने लगे। मैंने जिनियों की तरह सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में चप्पल थी, मगर शक्ल वही थी और पहचाना जा सकता था। दाढ़ी के बाल बढ़ाए थे। मैं चाहता था कि गांव का कोई नाई मिल जाए और मैं अपना सर मुंडवा लूं, ताकि हुलिये में कुछ तो फर्क पड़े। मेरे पास हिंदू औरत का दिया हुआ 5 रुपए का नोट मौजूद था। मेरे दाएं जानिब बड़ी सड़क के पार नानोती खार का कस्बा तुलू हुए आफताब की रोशनी में साफ नजर आने लगा था। इसके 2 मंदिरों के कलश धूप में चमक रहे थे। मैं कस्बे में दाखिल होने से गुरेज कर रहा था, मगर सर मुंडवाना भी जरूरी था। मैं खेतों खेत होता कस्बे के अकब में आ गया। यहाँ एक तालाब के पास छप्पर के नीचे मुझे एक बूढ़ा हुजाम मिल गया। वो दुकान के आगे पानी छिड़क रहा था। कांसी की गड़वी इसके हाथ में थी। छप्पर के नीचे एक टूटी हुई कुर्सी के सामने दीवार पर चौकोर आईना लटक रहा था। मैंने करीब जाकर प्रणाम किया तो इसने मुझे आंख उठाकर बिना देखा वो कोई श्लोक पढ़ रहा था। ये श्लोक संस्कृत के नहीं थे। पानी छिड़काने के बाद इसने सूरज की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। बोला, ठाकर दाढ़ी बनवानी है? मैंने कहा, हाँ महाराज, सर भी मुंडवाना है। 10 मिनट के बाद जब मैं बड़ी सड़क से हटकर कुमाद के खेत की मुंडेर से गुजर रहा था तो मेरा सर मुंडा हुआ था। दाढ़ी मूंछें भी साफ थी। अब मेरे हुलिये में काफी फर्क आ गया था। मेरे पास सिंदूर नहीं था। मैंने खेत की खुश्क मिट्टी से अपने माथे पर जीनियों की तरह 3 लकीरें बना ली, ताकि जीनी हिंदू लगूं और खुदा के भरोसे सड़क की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। नाई को 1 रुपया देने के बाद मेरे पास 4 रुपए बचे थे। सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ट्रक या लारी गुजर जाती थी। मेरा रुख शुमाल की तरफ था। एक जगह संगे मील देखा। इस पर गुजराती में अहमदाबाद 24 किलोमीटर लिखा था। सड़क के बाएं जानिब कुछ दूर एक बस स्टॉप पर चंद देहाती मर्द और औरतें खड़ी थी। मैं भी इनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक बस आ गई। बस के माथे पर भी गुजराती में अहमदाबाद लिखा था। मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं बस में मिलिट्री पुलिस या खुफिया पुलिस का कोई आदमी न बैठा हो।
बस भरी हुई थी। मैं भी देहाती मर्द औरतों के साथ बस में घुस गया। मुझे दरवाजे के करीब खड़े होने को जगह मिल गई। बस आगे रवाना हो गई। मैंने मुसाफिरों की गर्दनों के दरमियान झांक कर जायजा लिया। मुझे बज़ाहिर सभी मुसाफिर देहाती किस्म के लोग लगे। इनमें कुछ बाबू किस्म के आदमी भी थे जो शहर में नौकरियों पर जा रहे थे। बस का अगला स्टॉप काफ़ी दूर था। शायद 8-10 मील के बाद यह स्टॉप आया। बस यहाँ खड़ी हो गई। यहाँ भी मुसाफिरों का रश था। इन मुसाफिरों में एक वर्दी पोस्ट टिकट चेकर भी था। इसने बुलंद आवाज में चिल्लाकर बस के ड्राइवर को गुजराती जुबान में कहा, पांडे जी, अगले स्टॉप पर चेकिंग हो रही है, मिलिट्री पुलिस भी है, ज्यादा सवारियां मत उठाना, चालान हो जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बस अभी चली नहीं थी। चल भी रही होती तो मैं मिलिट्री पुलिस का नाम सुनते ही इसमें से छलांग लगा देता। मैं चुपके से बस से उतर पड़ा। ड्राइवर कंडक्टर को डांट रहा था कि ज्यादा सवारियां मत बिठाओ। मैं कान लपेट कर दाएं जानिब सड़क से उतर गया और खेतों में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। दिल में इस टिकट चेकर का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने मुझे एक बहुत बड़ी आफत से बचा लिया था। अगर वो ड्राइवर को मिलिट्री पुलिस की चेकिंग से बरवकत खबरदार न करते तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी बात थी। खेतों में चलते चलते मैं दूर निकल आया। अब खुश्क सूखी घास वाला ऊंचा नीचा मैदान आ गया जो आगे जाकर एक टीले की शक्ल में कुछ ऊंचा हो रहा था और दूर ताड़ के दरख्तों की कतार खड़ी थी। मैं दरख्तों के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ की हल्की ढलान उतरने लगा। आगे एक तालाब था। वहां 2 औरतें कपड़े धो रही। एक औरत बारीक साड़ी पहने तालाब में डुबकियां लगा रही थी। मैं जरा फासले पर से होकर वहां से निकल गया। वीरान बंजर जमीन थी। रास्ते में एक छोटा सा गांव भी आया। मैं लोगों से बचता हुआ गांव से भी गुजर गया। कुछ दूर चला होऊंगा कि कच्ची सड़क मिली जो आगे जाकर शायद अहमदाबाद वाली बड़ी सड़क से जाकर मिल जाती थी। अचानक दूर से गर्द उड़ाती एक गाड़ी चली आ रही थी। मैं एक झाड़ी के पास बैठ गया। गाड़ी करीब से गुजरी तो मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। ये मिलिट्री पुलिस की गाड़ी थी। जब तक वो गाड़ी दूर सड़क पर मुझे नजर आती रही मैं झाड़ी की ओट में ही बैठा रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो उठा और कच्ची सड़क पार करके दूसरी तरफ चलने लगा। अब मेरी रफ्तार तेज थी। मिलिट्री पुलिस यकीनन मेरी खोज में इधर उधर फिर रही थी। मैं चौकन्ना हो गया था। अपने दिल से खौफ को निकाल कर अब मैं सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। लगता था कि ये सारा इलाका मिलिट्री पुलिस की जद में है। एक फैसला तो मैंने इसी वक्त कर लिया कि मुझे अहमदाबाद शहर का रुख नहीं करना होगा। वापस जाना भी मुनासिब नहीं था। मैं अंधाधुंध चला जा रहा था। कुछ देर बाद सब्जियों के खेत शुरू हो गए। फिर दूर दरख्तों के नीचे क्वार्टर नुमा मकानों की लंबी लंबी डहलानी छतें नजर आने लगी। करीब पहुंचा तो देखा कि यहाँ एक क्वार्टर के सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था और चंद देहाती किस्म के सफेद पोश आदमी खेतों में तरकारियां तोड़कर टोकरियों में रख रहे थे। मैंने दूसरे खेत की जानिब अपना रास्ता बदल लिया। आखिर मैं कहाँ तक यूं शुतर बेमुहार की तरह जाता। मुझे किसी न किसी जगह एक महफूज ठिकाने की जरूरत थी। मेरे लिए कोई जीनी मंदिर ही सबसे बेहतर पनाहगाह साबित हो सकती थी, मगर यहाँ कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। इन डहलानी छतों वाले क्वार्टरों के अकब में जगह जगह छोटे छोटे क्वार्टर देखे जिनके आगे खाली कितों में फूलों के गमले रखे हुए थे। एक नाले की पुलिया पर से गुजरने लगा तो सामने से गांधी कैप पहने एक बूढ़ा लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं पुलिया से उतरकर एक तरफ रुक गया। बूढ़ा करीब आया तो मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गुजराती में पूछा, महाराज, मेरा नाम मंगल पांडे है, गांव नानोती खार से आया हूँ, यहाँ के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपनी आंखों पर हाथ का छब्बा बनाते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, बाबा, यहाँ कोई मुखिया कोई नहीं रहता, ये तो गांधी जी का आश्रम है। हाँ, इससे आगे 7 कोस पर एक गांव है, तो ये साबरमती है। मैंने बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आश्रम के दर्शन करके दूसरे गांव में जाकर देखता हूँ। बूढ़ा चला गया। मैं छोटा सा प्लॉट अबूर करके आश्रम के क्वार्टरों के सामने आ गया। कांग्रेस का झंडा एक बहुत बड़ी झोंपड़ी के सामने गोल दायरे में नस्ब था, जहाँ गमलों में गेंदे के फूल धूप में मुस्कुरा रहे थे। ये झोंपड़ी इन मानों में थी कि इसकी डहलानी छत घास फूस की थी, मगर दीवारें पुख्ता थी और इन पर सफेदी हुई थी। आगे बरामदा था। बरामदे में 2 औरतें और 2 मर्द चिटाई पर बैठे चरखा काट रहे थे। औरतों ने सफेद साड़ियां और मर्दों ने कांग्रेसी धोती कुर्ता पहन रखा था। सिरों पर गांधी टोपियां थी। चूंकि मैं भी सफेद धोती कुर्ते में था और माथे पर जीनी तिलक की 3 लकीरें भी थी, इसलिए मेरी तरफ किसी ने मशकूक नजरों से न देखा। मैं इन्हीं में से एक नौजवान लग रहा था। जरा परे आम के दरख्तों के पास कुछ कांग्रेसी नौजवान हाथों में बाल्टियां थामे गुलाब की क्यारियों में पानी दे रहे थे। इनके पास जाकर मैंने प्रणाम किया और गुजराती में कहा कि मैं धारावाई गांव के गांधी जी आश्रम का वॉलंटियर हूँ। गांधी जी के आश्रम के दर्शनों को आया हूँ, मुझे कोई काम बताए। बाकी कांग्रेसी नौजवान अपने काम में लगे रहे। उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। सिर्फ एक नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, बोला, बाबू, गांधी भगत हो के पूछते हो, काम बताओ, आश्रम में जाकर झाड़ू दे दो।
मैं प्रणाम करके आश्रम की तरफ आ गया। आश्रम वही हो सकता था जिसके सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। बरामदे में औरतें और मर्द चुपचाप बैठे चरखा काटे जा रहे थे। आश्रम का दरवाजा खुला था। बाहर एक पतली सी खुशनुमा झाड़ू दीवार के साथ लगी थी। मैंने इसे उठाया और आश्रम में दाखिल हो गया। अंदर सामने ही दीवार पर महात्मा गांधी की कदादम तस्वीर लगी थी। नीचे गुदेले पर चांदनी बिछी थी और 2 सफेद गाउन तकिए रखे थे। सामने सागरी मेलोबान और ऊद सुलग रहा था। कांसी के गुलदान में गेंदे के फूल सजे थे। मुसंद पर बाएं जाने एक चरखा पड़ा था। गालबन यही वो चरखा था जिस पर गांधी जी सूत काता करते थे। मैं लकड़ी के चमकीले फर्श पर यूं ही इधर उधर झाड़ू चलाने लगा। फर्श पहले ही से बहुत साफ सुथरा था। झाड़ू देने के बाद मैंने इसे बरामदे में अपनी जगह पर रख दिया और बरामदे में एक तरफ होकर जीनी जोगियों की तरह 4 जानों होकर बैठ गया। गोया मैं ज्ञान ध्यान में महव हो गया था, लेकिन मेरी होशियार और तेज नजरें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। इतने में गांधी भक्तों की एक खद्रपोश टोली ढोलक और खड़ताले लेकर वहां पहुंच गई। इनमें औरतें और लड़कियां भी थी। आश्रम में जाकर उन्होंने गांधी जी का मनपसंद भजन गाना शुरू कर दिया। ये भजन मैंने ऑल इंडिया रेडियो में कई बार सुना था। बरामदे में जो मर्द और औरतें सूत काट रही थी वो भी अंदर चली गई। दूसरे क्वार्टरों से भी कुछ कांग्रेसी खद्रपोश भजन की आवाज सुनकर वहां आ गए थे। इनके साथ मैं भी अंदर जाकर भजन गाने वाली मंडली में शामिल हो गया। मैं भी हाथ बांध और सर हिला हिलाकर सबके साथ भजन गाने लगा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। औरतें मर्द एक दूसरे के साथ लगे इकट्ठे ही बैठे थे। मैं भजन के अल्फाज दोहराते हुए दूसरे लोगों की तरफ दाएं बाएं हिल रहा था। मेरे दाएं जानिब एक सफेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी। मैंने भजन गाते गाते की नखियों से लड़की का जायजा लिया। ये एक दुबली पतली लड़की थी। बालों की मांग दरमियान सिलकली हुई थी। साड़ी के पल्लू से आधा सर ढका हुआ था। पल्लू के अंदर गर्दन पर जोड़े में लगे रत्नागिरी के सफेद फूल नजर आ रहे थे। नाक सुतवा थी। रंग सर्दी में सांवला था। कानों में नीले बिंदे पहने हुए थे और होठों पर कोई लिपस्टिक नहीं लगी थी। वो हाथ जोड़े बड़ी अकीदत से अपनी बारीक आवाज में भजन के अल्फाज दोहरा रही थी। शक्लो सूरत से साफ हया था कि ये गुजराती लड़की है। मैंने इसकी तरफ से ध्यान हटा लिया। भजन खत्म हुआ तो एक मोटी औरत साड़ी का पल्लू संभालती भक्तों में शराब तकसीम करने लगी। ये सफेद मीठे मखाने थे। साथ में गुलाब के सुर्ख फूलों की पत्तियां भी शामिल थी। मैंने भी झोली में अपने हिस्से का शराद ले लिया। मेरे साथ बैठी हुई लड़की को मोटी औरत ने शराद के मखाने देते हुए कहा, अरे शोभा, तुझे तो बुखार था, अब कैसी हो? लड़की ने जरा सा मुस्कुराकर कहा, अब अच्छी हूँ मौसी। मोटी औरत इसके हाथों में शराद के मखाने डालने लगी तो 2-4 मखाने गिर पड़े। मैंने मखाने उठाकर लड़की के हाथ में रखे तो इसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोली, धन्यवाद श्रीमान जी। मैंने प्रणाम कर दिया। भजन मंडली से लोग उठकर बाहर जाने लगे तो मैं भी आश्रम से निकलकर बाहर बरामदे में आकर एक तरफ हटकर बैठ गया। मैंने दुबली पतली लड़की शोभा को देखा कि अपनी किसी सहेली के साथ आश्रम के क्वार्टरों के बीच में जो रास्ता जाता था इस तरफ चली जा रही थी। वो निगाहों से ओझल हुई तो मैं एक बार फिर अपने ख्यालात में डूब गया। मेरा अहमदाबाद पहुंचना बहुत जरूरी था। वहां से मुझे सुधारंगनी डाकू की तरफ कूच करना था ताकि नौरीन को बाहिफाजत अपने साथ लाकर इसे अहमदाबाद वाले अपने एजेंट के हवाले करके कम से कम एक फर्ज से तो सबकदोश हो जाऊं। इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि इस सारे इलाके में मिलिट्री और सिविलियन पुलिस के आदमी फैले हुए हैं और मेरी तलाश में है और मैं यूं ही मुंह उठाकर अहमदाबाद की तरफ रवाना नहीं हो सकता था। साबरमती के आश्रम में मुझे एक तरह से ठिकाना मिल गया था। यहाँ दिन को दाल चपाती खाने को मिल जाती और रात को बाहर से आए हुए गांधी भगत और कांग्रेसी मेहमान एक लंबे वरांडे में चिटाइयों पर कंबल ओढ़कर सो जाते। मुझे आश्रम में आए 4 रोज हो गए थे। एक रोज दिन के 10 बजे के करीब वहाँ कुछ शोर समझ गया। मैं छोटे बागीचे में कुछ कांग्रेसी वर्करों के पास बैठा गीता का पाठ सुन रहा था कि साबरमती के कस्बे वाले क्वार्टरों की तरफ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था। इसने आते ही अपने चचा से कहा, बाबूजी, शोभा के पिता को सांप निकाल लिया है। मेरे कान खड़े हो गए। ये शोभा वही दुबली पतली लड़की थी जो भजन मंडली में इस रोज मेरे पास बैठी थी। वर्करों में अफरा तफरी से मच गई। किसी ने कहा कि इसे अस्पताल ले चलो, किसी ने कहा किसी मांदरी को बुलाओ। कोई आश्रम की डिस्पेंसरी की तरफ दौड़ा। मैंने आगे बढ़कर लड़के से कहा, मुझे शोभा के घर ले चलो। वो मेरे आगे आगे दौड़ने लगा। मैं भी लंबे लंबे डग भरता हुआ कस्बे की तरफ चला। साबरमती का कस्बा महज साबरमती के गांधी आश्रम की वजह से आबाद हो गया था। ये इतना बड़ा कस्बा नहीं था, लेकिन वहाँ जितने भी मकान थे वो सब के सब जदीद वज़ा के बने हुए थे। हर क्वार्टर के आगे बागीचा था जिसमें केले और शरीफे के दरख्त भी उगे हुए थे। शोभा के घर के बाहर भी लोग परेशानी के आलम में खड़े थे। मेरी जेब में सुधारंगनी के सांप के बेटे का मनका मौजूद था। मैं क्वार्टर के बागीचे में से गुजर कर बरामदे में आया तो शोभा को घबराई हुई हालत में देखा कि एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी। इसने मुझे नहीं देखा था।
शोभा का अधेड़ उम्र बाप कमरे में पलंग पर इस हाल में पड़ा था कि औरतों और रिश्तेदारों ने इसे घेर रखा था और एक वैद इसकी टांग पर रस्सी बांध रहा था। मालूम हुआ कि सांप ने इसकी रान पर डसा था। रान से लेकर पिंडली तक 3 जगहों पर पहले ही से रस्सियां बंधी हुई थी। शोभा के बाप पर गनूदगी तारी थी और ये कोई भी नहीं कह रहा था कि इसे सोने न दिया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी बात होती है। मुझे आते देखकर वैद और औरतों ने ताज्जुब से देखा। मैंने कहा, मैं बाबूजी का इलाज करूंगा, मेरे पास सांप के जहर का तोड़ है। सब जरा परे परे हट गए। मैंने देखा शोभा के बाप की टांग का रंग नीला पड़ गया है, तो मैंने जेब से स्या मनका निकाल कर रान पर जहां सांप ने काटा था वहां मनके को आहिस्ता से रख दिया। हर कोई आंखें खोले इस मनके को तक रहा था। मनके ने सांप के जहर को चूसना शुरू कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगा। इसे फूलते देखकर हर एक के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वैद ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और बोला, इन मनकों से कुछ नहीं होता बाई जी, ये तो मांदरियों के ढगोसले होते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी आंखें सुधार अग्नि के मनके पर लगी थी। वो बराबर फूलता जा रहा था। जब वो फूल कर बड़े आलूचे जितना हो गया तो अपने आप सांप के कांटे के जख्म से नीचे गिर पड़ा। मैंने इसे उठाया और इसे दबाकर इसके अंदर भरा हुआ सांप का जहर फर्श पर झाड़ दिया। अब शोभा भी वहां आ गई थी और अजीब एहसानमंद निगाहों से मुझे देख रही थी। जिस्म से जहर बाहर निकल गया तो शोभा के बाप ने आंखें खोल दी। इसी वक्त मैंने गर्म दूध लाने को कहा। शोभा जल्दी से गर्म दूध से भरा हुआ प्याला ले आई। वो खुद अपने बाप को सहारा देकर गर्म दूध पिलाने लगी। 15-20 मिनट के अंदर अंदर शोभा का बाप उठकर बैठ गया। मैंने इसकी टांग की रस्सियां पहले ही खुलवा दी थी। अब रान की नीलाहट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। हर कोई मेरे गुण गाने लगा। औरतों ने तो मुझे महात्मा योगी कहना शुरू कर दिया। मैंने यही कहा कि ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ मनका है, जो हिमालय की एक गुफा में रहते हैं। शोभा का बाप जो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था। मालूम हुआ कि शोभा की माता फौत हो चुकी है। इसकी एक छोटी बहन और छोटा भाई ही था। मैं इजाजत लेकर जाने लगा तो शोभा के बाप ने कहा, शोभा बेटी, पांडे जी को भोजन खिलाए बगैर मत जाने दे। मैंने बहुत इनकार किया, मगर शोभा मुझे किचन में ले गई, जहां इसने फर्श पर चिटाई बिछाकर मेरे सामने भोजन परोस दिया। कांसी की थाली में 3 कांसी ही की प्यालियां रखी थी। एक में आलू की भुजिया, दूसरे में बैगन का भरता और तीसरे में दही था। 7 चावल और 3 फुल्की और पानी भी रखा था। मैं खाना खाने लगा। शोभा मुझसे बातें करने लगी। इसने मेरे बारे में मजीद पूछा कि मैं आश्रम में कब तक ठहरूंगा और पीछे क्या क्या करता था। भला मैं इसे कब बताने वाला था। लड़की वैसे मुझे पसंद थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मामला इतना ही था कि जैसे कोई मफरूर कैदी जेल तोड़कर भागे और थोड़ी देर के लिए किसी महफूज जगह पर पहुंचकर दम लेने को रुके और वहां खिले हुए मोतियों के किसी फूल को सूंघकर खुश हो जाए और फिर आगे भागना शुरू कर दे। मैंने शोभा को बस इतना ही बताया कि मैं बड़ौदा का हूँ और BA करने के बाद गांधी भगत बन गया और अब आश्रम की यात्रा के लिए आया हूँ। शोभा FA करने के बाद घर में बैठी थी और अगले बरस इसका ब्याह होने वाला था। मैं खाना खाने के बाद उठा तो शोभा दरवाजे तक आई और बोली, पांडे जी फिर भी जरूर पधारिएगा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरे लिए देवता समान है। आपने मेरे पिताजी को नया जीवन दिया है। मैं वापस आश्रम में आया। मेरे मनके के चर्चे जगह जगह हो रहे थे। हर कोई मुझसे मनका देखने की फरमाइश करने लगा। मैंने सबको मनका दिखाया। सभी मेरे गर्विदा हो गए थे। अब मेरे लिए वहां से चले जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि मैं लोगों की नजरों में आ चुका था। मैंने शाम का अंधेरा होते ही आश्रम से चले जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन कुदरत एक और ही प्रोग्राम पहले से तरतीब दे चुकी थी। दोपहर के बाद मैं आश्रम से निकलकर कोने वाले क्वार्टर के करीब से गुजर रहा था कि एक वर्कर ने, जिसका नाम साठे था, मुझे प्रणाम किया और कहा, योगी महाराज, हमें भी कहीं से सांप का मनका ला दे। मैं मुस्कुराकर आगे चल दिया। मेरा इरादा शोभा के घर जाकर अपनी जानिब से इसकी हाथ की बनी हुई आखिरी बार चाय पीने का था। अभी मैं शोभा के घर की तरफ जाती पगडंडी पर कदम ही रखा होगा कि पीछे से जीप की आवाज़ है। मैंने घूम कर देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये एक फौजी जीप थी। इसमें से 3 फौजी बाहर निकले। मैं तेज तेज कदमों से शोभा के घर की तरफ चलने लगा। शोभा की क्वार्टर वाली गली में दाखिल होते ही मैंने पलट कर देखा तो एक फौजी दूर खड़ा कांग्रेसी वर्कर साठे से बात कर रहा था। वो इसे कोई अखबार दिखा रहा था। शायद अखबार में मेरी फोटो छपी हुई थी। मैं भाग नहीं सकता था। भागने का कोई फायदा नहीं था। मैं जल्दी से क्वार्टर की दीवार के पीछे हो गया और सर थोड़ा सा बाहर निकालकर आश्रम की तरफ देखा। बदबख्त कांग्रेसी वर्कर कस्बे की तरफ इशारा कर रहा था। फौजी ने अपने जवानों को पुकारा और वो सब जीप लेकर कस्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास कोई वक्त नहीं था। एक तरह से मैं गिरफ्तार हो चुका था। भागता हूँ तो पीछे से आती हुई एक गोली मुझे हमेशा की नींद सुलाने के लिए काफ़ी थी। आखिर मैंने फैसला किया कि जारहियत के साथ मुकाबला और फिर या तो फतह या आबरूमंदाना मौत। मैं लपक कर शोभा के घर में दाखिल हो गया। शोभा अपने बाप के लिए ट्रे में चाय की प्याली रखे ले जा रही थी। मुझे देखकर खुश होकर बोली, पांडी जी आप पधारी।
मैं अपने जज्बाती हिजान को छुपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराया और बोला, बस चाय पीने आ गया हूँ शोभा दीदी। लेकिन मैं बार बार बाहर वाले दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरी घबराहट का शोभा को भी एहसास हो गया था। वो कुछ बौखला सी गई थी और फिर बोली, अंदर आ जाएं, पिताजी अंदर ही हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इतने में फौजी जीप एकदम गली में दाखिल हुई और शोभा के क्वार्टर के गेट के आगे आकर रुक गई। अगली सीट पर वही कांग्रेसी वर्कर साठे बैठा था। फौजी छलांगे लगाकर बाहर कूदे तो मैं क्वार्टर की राहदारी का दरवाजा बंद कर दिया। अब शोभा घबरा गई। मैंने इसे कहा, अंदर चली जाओ। मेरा लहजा इंतहाई गुस्सीला था। शोभा शशद रह गई थी, घबरा कर अंदर को भागी। इतने में फौजी बूटों की धमधम करती आवाजें दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दी और खुद दरवाजे के पट के साथ लगकर दम साधे खड़ा हुए। शोभा अपने पिताजी के कमरे के अधखुले दरवाजे से सहमी हुई आंखों से मुझे देख रही थी। मैं मंगल पांडे नहीं था, बल्कि एक सरफरोश कमांडो था जिसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जो एक भूखे आदमखोर शेर की तरह दुश्मन पर झपटने को बेताब था। इंडियन फौजी जवान ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजे का दूसरा पट धड़ाक से खुल गया। वो स्टेन गन ताने अंदर दाखिल हुआ ही था कि मैं पूरी ताकत से अपने पाँव का ठुड्डा इतनी उजलत में इसकी नाफ के नीचे मारा कि वो आवाज निकाले बगैर मुंह के बल राहदारी में गिर पड़ा। मैंने लपक कर इसकी स्टेन गन कब्जे में कर ली। भारतीय फौजी फर्श पर सिफर का हिंसा बनाते हुए दोहरा पड़ा था। वो बेहोश हो चुका था। अगर इसकी चीख निकलती तो बाहर वाले फौजी फौरन इसकी मदद को आ जाते, मगर ये सब कुछ खामोशी और शायद 2 सेकंड के अंदर हो गया था। बाहर वाले तीनों फौजी क्वार्टर के दरवाजे के सामने स्टेन गनों का रुख मकान की तरफ किए चाकू चौबंद खड़े थे। तीसरे सेकंड में मैंने एकदम से दरवाजे में आकर बाहर इंडियन फौजियों पर फायरिंग खोल दी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।